सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करने वाले लाइव टेस्ट MCQ 1 और पेन पे कर बैठ जाओ और करने वाले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जैक बोर्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल। इसमें से कौन सा एक ऐसा चार्ज है जो पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर लिखना 1 है ना। तो इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है, तो हमें पता था कि किसी भी चार्ज को हम Q इक्वल टू एन ई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पता होगा। ठीक, अब एन की इक्वल टू फॉर्म होगा, एन इक्वल टू हो जाएगा चार्ज डिवाइड बाई क्यू, क्यू चार्ज डिवाइड बाई ई, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्यू क्या है ना, ई क्या है, दैट मीन्स को लिख सकते हैं क्यू और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। मतलब क्या करना है कि आपको एक ऐसा चार्ज ढूंढना है जो इस 1.6 से डिवाइड हो जाए, है ना। इस क्यू की वैल्यू क्या होगी कि 1.6 से डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया 5.8 है ना, क्या 58 16 से डिवाइड होता है, नहीं, 16 के टेबल में नहीं आता। 3.2 आता है, दो बार में 16 से 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करना 3.2 हो जाएगा। 4.5 नहीं आता है, और 16 1.6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 8.6 नहीं आता है। तो आता कौन है, हमेशा 3.2 आता है, क्योंकि अ, आप अगर 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 आ जाएगा मतलब। और एन क्या होना चाहिए, एन हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, है ना। तो पॉसिबल कब है, जब क्यू की वैल्यू कितनी हो 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक है, तो सिंपल से क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो भी नंबर रहेगा उसको आप 1.6 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो जाएगा वही पॉसिबल है, डिवाइड नहीं होगा पॉसिबल नहीं है। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टू चार्ज, कह रहा है इफ टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। कह रहा है दो चार्ज है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। मान लो अगर ये चार्ज Q तो ये भी चार्ज Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर R है तो इसमें इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F की वैल्यू KQ1 Q2 यानी KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर होगा। कह रहा है इफ़ द चार्ज आर हाफ, कह रहा है अगर चार्ज को आप आधा कर दो, है ना, और डिस्टेंस को, उनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दो, तो बताओ अब फोर्स कितना होगा। तो कहा गया कि अब क्या करना है, जो चार्ज को हाफ कर दो, मतलब चार्ज होगा हमारा Q/2 और दूसरा भी चार्ज हो जाएगा Q/2। चार्ज को हाफ कर दिया और इनके बीच के डिस्टेंस को जो अब तक R था उसे अब आप 2R कर दो। तो अब बताओ नया फोर्स कितना होगा। तो अब जो नया फोर्स F डैश होगा, F डैश कितनी होगी K इंटू Q1, Q1 कितना हो गया Q/2, सेकेंड चार्ज Q2 इसकी वैल्यू भी Q/2 डिवाइड बाय होता है R स्क्वायर, मतलब 2R का करेंगे हम होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी K, Q बन जाएगा Q स्क्वायर। ठीक, देखो नीचे 2 हो जाएगा 4 और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो टोटल हो जाएगा आपका 16 इंटू R स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा, है ना, इसको लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि 1/16 इंटू KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा लिखने से क्या बेनिफिट हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसी की वैल्यू को तो हमने F बोल के रखा है अभी तक। मतलब कि बात समझ आ गया यहाँ से कि जो नया फोर्स होगा F डैश, इसकी वैल्यू किस इक्वल होगी, तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइड बाई 16, है ना। नया फोर्स कितना हो जाएगा, पुराने फोर्स का 1/16 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। कह रहा है एक यूनिफॉर्म, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ रखना है, उसने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो याद है जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर फोर्स नहीं लगता है, यानी अगर मान लो डायपोल हो गया, चार्ज हो गया -Q, ये चार्ज हो गया +Q। ठीक, और मान लो ये कहाँ रखा है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है E। ठीक, तो फोर्स कितना लगता है पता होगा, इस पर जो फोर्स लगता है आगे, इस फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई, फोर्स लगेगा आगे। लेकिन जो चार्ज नेगेटिव रहा उस पर भी फोर्स कितना लगेगा, फोर्स की वैल्यू इसमें भी होगी चार्ज Q मल्टीप्लाई विद द ई, बट क्या है डायरेक्शन का जस्ट पीछे है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, तो ध्यान देखो कि एक फोर्स आगे उतना ही फोर्स पीछे, तो नेट फोर्स 0, है ना। लेकिन दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो डायरेक्टली याद रखना, कभी भी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल को रखा जाता है तो नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, यानी फोर्स तो नहीं होगा, लेकिन टॉर्क, टॉर्क होता है। और टॉर्क के लिए कितनी होती है, टॉर्क की वैल्यू होती है PE sin थीटा, है ना। तो टॉर्क तो होगा लेकिन फोर्स नहीं होगा, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, है ना, क्या एक्सपीरियंस करेगा, ओनली ए टॉर्क, सिर्फ से सिर्फ एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि फोर्स तो होता नहीं है, शुद्ध बल तो 0 हो जाता है। तो वो क्या अनुभव करेगा, ओनली एक
टॉर्क को अनुभव करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिख रहा है इफ ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक, कह रहा है एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, बी चार्ज पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट, ठीक। तो कह रहा है अगर हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। मान लो इस पर जो चार्ज दिया वो हमने अगर क्यू दे दिया, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो अपना आंसर को। अगर इस पर हमने चार्ज क्यू दिया, ठीक, और इसकी रेडियस में अगर मान लो अगर आर है, तो इसके अंदर में किसी भी पॉइंट पर, है ना, अंदर से लेकर सरफेस तक किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव होता है, इसकी वैल्यू हमेशा के क्यू डिवाइड बाई आर होती है ना। अंदर में कहीं चले जाओगे पोटेंशियल हमेशा इतना ही रहेगा इनसाइड। तो ये कैसा नंबर है, देखो चार्ज पॉजिटिव था, चार्ज पॉजिटिव था तो पोटेंशियल भी कितना आ गया, पोटेंशियल भी हो गया हमारा पॉजिटिव। और ये वैल्यू कैसी है, के क्यू बाई आर, चार्ज कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट फिक्स है, मतलब पोटेंशियल भी कैसा रहा हमारा, कांस्टेंट, है ना। और कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म, मतलब जो चेंज ना करे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा कि पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और यूनिफॉर्म होगा, और ऑप्शन नंबर कहाँ से होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ध्यान देना उसने विद्युत विभव पूछा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तो, विद्युत क्षेत्र पूछा जाता तब अंदर, तब जीरो हो जाता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र जीरो होता है अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लिखता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, है ना। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, कमेंट करते रहो, है ना। और लास्ट में क्या करना है आपको, का जो सही आंसर आएगा, है ना, आपका जो सही कितने क्वेश्चन सही हुए उसको कमेंट में बताना है फाइनल, ठीक है। लाइव चैट में बताओ कितने सही हो रहे हैं, कितने आंसर दो, और टेस्ट होने के बाद कमेंट सेक्शन में ना, लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो कह रहा देखो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डी होता है, और दोनों प्लेट का एरिया कितना होता है, वो ए होता है, ठीक। अगर बीच में एयर है तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइड विद द डिस्टेंस, ये बोलते हैं। तो कह रहा है किस पे डिपेंड करता है, तो क्या थिकनेस पे डिपेंड कर, इसका थिकनेस कितना था, कहीं तो आया नहीं। क्या इस प्लेट का मास कितना था, द्रव्यमान कितना था, इस पे डिपेंड नहीं करता। डेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या, हाँ, घर पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। डिपेंड किससे करता है, एरिया पे और इनके बीच के डिस्टेंस पे प्लेट के, और एप्सिलॉन नॉट पे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन था यहाँ पर, एरिया ऑफ द प्लेट, मतलब पट्टिका के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बताओ किर्चॉफ्स का लूप लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, है ना। किर्चॉफ्स के लूप ने यानी पास नियम को हम और किसके नाम से जानते हैं, लूप लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग किर्चॉफ्स का सेकेंड लॉ बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, है ना। इसके बहुत सारे नाम है। ये किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित होता है, ठीक है। बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिख रहा है इफ एन सेल्स इच ऑफ, ना डायरेक्टली इसका आंसर याद रखना पूछा जाएगा, तो इफ एन सेल्स इच ईएमएफ ई, है ना, और इंटरनल डिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कह रहा है हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, है ना, तो इस टाइप का सेल होगा, ठीक, और सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ईएमएफ हो गया ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया आर, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया आर, सब ई है, ठीक। ऐसे कितने लगा रखे हमने, तो ये हो गया पहला, दूसरा, ऐसे करके हमने टोटल कितने लगाए, एन सेल लगाए हैं, है ना, बहुत सारे लगे हुए, तो हमने लगा दिया एन सेल, ठीक। इसका ईएमएफ ई है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इन सभी को हमने अगर लगाया पैरेलल में, तो बताओ नेट ईएमएफ कितनी होती है, यानी कुल ईएमएफ कितना होगा, तो देखना नेट ईएमएफ हमेशा ई के ही इक्वल होती है, ठीक। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा नेट, उसकी वैल्यू आर डिवाइड बाई कितने सेल लगाए हैं हमने, एन सेल लगाए हैं, तो आर को एन से डिवाइड कर देना, ये हमारा होगा आंसर। तो ईएमएफ ई होगा, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना होगा, आंतरिक प्रतिरोध आर बाई एन होगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट 1 हो जाएगा, ई और आर बाई एन, ठीक है। याद रखना ये किसके लिए था, पैरेलल के लिए, पैरेलल मतलब समांतर के लिए, ठीक है, पैरेलल मतलब ये समांतर के लिए लगा हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन, है ना, एलॉय मैग्नीन का इंटरनल रेजिस्टेंस
है ना। कहते हैं कि एलॉय मैग्नेट का जो रेसिस्टिविटी होती है, उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है। तो देखो ये एक एलॉय है ना, मैग्नेट क्या है, एलॉय है। और एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होती है, अगर ध्यान देखा जाए ऐसे होता है, टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी किसके साथ, एलॉय का। तो वो लगभग लगभग नहीं बढ़ता है ना, बहुत कम बढ़ता है, मतलब नहीं के बराबर। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत नहीं बढ़ती है ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तब ये इतना देखने को नजर आएगा कि इतना चेंज हुआ, मतलब अराउंड, है ना। अगर 500 डिग्री सेल्सियस तक चले जाओ, या फिर मतलब हाँ, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस चले जाओ, तो जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा दिखाई देगा कि चेंज हुआ है। जो तो जल्दी बहुत कम टेम्परेचर में ये चेंज नहीं करता। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि नियरली डिपेंड नहीं करता है, मतलब लगभग तापमान पर निर्भर नहीं करता है। किसके लिए, एलॉय के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये किसके लिए था, एलॉय के लिए था, कि मिश्र धातु के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिख रहा था मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस बाय, मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसके द्वारा नहीं होता। देखो एक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक करता है। चार्ज रेस्ट पे रहा नहीं, इससे इससे प्रोड्यूस नहीं होता है ना। अगर चार्ज रेस्ट पे रहा तो वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा चार्ज का मूवमेंट करना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना, करंट फ्लो, करंट एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मतलब चार्ज फ्लो करता है ना। या फिर चार्ज एक्सलेट करे, या तो चार्ज की स्पीड बढ़े या चार्ज की स्पीड घटे, तब भी होता है। यानी वो मोशन में रहे, यानी उसकी स्पीड रहे तो भी होगा, उसकी स्पीड बढ़े या स्पीड घटे तो भी होगा। कब नहीं बनाता है, उसने पूछा कब नहीं बनाता है, जब वो रेस्ट में रहे, मतलब रुका रहे, तब वो नहीं बनाता मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, व्हेन ए करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू ए कनेक्टर देन इट प्रोड्यूस, है ना। जब एक करंट फ्लो करता है एक कनेक्टर के द्वारा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। देखना, उसने करंट पूछा है, जब करंट फ्लो करता है तो वो क्या बनाता है, वो सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, रखना है ना। वो एक्सलेट नहीं कर रहा है, उसकी स्पीड फिक्स है। अगर वो फिक्स स्पीड से चले तो हमेशा क्या बनाता है, हमेशा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी विद्युत परिपथ में एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल। कह रहा है एमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल लगाते हैं। देखो क्या होता है, कभी किस हम सर्किट बनाते हैं। देखो अगर हमारा कोई सर्किट रहा ना ऐसे, तो मान लो ये होता है, हम हमेशा मीटर को ऐसे लगाते हैं और यहाँ से हम जोड़ते हैं एक बैटरी को। ठीक, ध्यान देना जिस तरीके से। ठीक, अब मान लो यहाँ पे हमने एक लगा दिया रेजिस्टेंस, क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस आर। अब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना वोल्टेज होगा, हमें मेजर करना है, तो हम यहाँ लगाते हैं वोल्ट मीटर। ठीक, तो अब थोड़ा देख के बताओ कि कौन कहाँ कहाँ लगा है। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास एमीटर, एक हो गया वोल्ट मीटर। तो बताओ कहाँ लगाते हैं। तो कहता है एमीटर को लगाते हैं सीरीज में और वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल में। क्या ये सही है ना, क्या ये बात सही है ऐसा कहना। तो देखो सही है। जो रेजिस्टेंस है, क्या इसे लगा गया सीरीज में, इसे तो सीरीज बोलते हैं। तो ये किस में लगता है, ये एमीटर को हम हमेशा लगाते हैं सीरीज में। ठीक, और वोल्टमीटर कहाँ लगा है, देखो वोल्टमीटर लगा है एक रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में। तो ये कहाँ लगाता है, इसको लगाते हैं हम हमेशा पैरेलल में, याद रखना। ठीक है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेंस जस्ट लाइक, समझ लो एक इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। वहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक नीडल को कहाँ रखेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म और या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। देखो उसने कहा नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो अगर याद रखना कि जब भी अगर नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना, तो बोलते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक, तो याद रखना उस पर फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू भी जीरो नहीं होती है और नेट टॉर्क की वैल्यू भी जीरो नहीं होती है। मतलब दोनों होता है, दोनों जीरो का मतलब नहीं है, मतलब ना ही फोर्स जीरो है ना ही टॉर्क जीरो है, मतलब कि फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक फोर्स भी होगा और एक बल आघूर्ण दोनों होगा। कब, जब असमान रख के कहेगा तब। यूनिफॉर्म होता तो सिर्फ टॉर्क, फोर्स नहीं होता।
ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 13, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, इसमें से किसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जीरो होती है, मतलब इसकी चुंबकीय सुग्राह्यता की वैल्यू जीरो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है ना। तो किसके लिए होती है, तो याद रखना, एक हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 और 0 की बीच लाई करती है, मतलब 0 से कम है। 0 से कम मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, है ना, 0 से कम हो गया मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक, तो इसके लिए क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, किसके लिए, डायामैग्नेटिक के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इतने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चले जाना। जब पेपर होगा, पेपर दे के आओगे तो फिर पूछने बताना कि सर कितने क्वेश्चन मैच कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी मैं अभी 2-3 टेस्ट लेने वाला हूँ, आगे मैं और भी टेस्ट लेने वाला हूँ, सबको ध्यान से देखना चाहिए तरीके से, क्वेश्चन बहुत से वहाँ मिलेंगे आपको। आते क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, लेंज लॉ किस संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संरक्षण के नियम पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण नियम पर ये आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, है ना। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लेना चाहिए तरीके से। आते क्वेश्चन नंबर 15, लिख रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, है ना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज डिटरमिन्ड बाय, देखो जो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को ना हम दो से नापते हैं, एक तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है और लेंज लॉ, दोनों से होता है। ठीक, तो दोनों से होता है, ठीक है, याद रखना दोनों से होता है, यानी किसी भी प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित होती है किसके द्वारा, लेंज के नियम से, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम दोनों से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव, ना व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज इंक्रीज्ड, है ना। कह रहा है कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, एक्सेल की वैल्यू में क्या चेंज आएगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। तो देखो एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा 2πf इंटू एल होता है, मतलब कि जो इससे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम बोलते हैं प्रतिघात, एक्सेल को क्या बोलते हैं, प्रतिघात, एफ को बोलते हैं आवृत्ति, यानी इस पर कैसे निर्भर करता है, डायरेक्टली निर्भर करता है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दो, आवृत्ति बढ़ा दो, तो उसकी प्रतिघात की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर उसने कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, आवृत्ति को बढ़ाएंगे, तो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब प्रतिघात की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बात समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट, कह रहा है एलसीआर सर्किट को हम ऐसे बना देते हैं ना, एक लग जाएगा पहले इंडक्टर ऐसे, सी मतलब कैपेसिटर, है ना। देखो एलसीआर क्या होता है, एलसीआर, एल मतलब इंडक्टर को ऐसे बना देते हैं, एल हो गया, सी मतलब कैपेसिटर और आर मतलब रेजिस्टेंस, है ना, तो हो गया एल सी आर। इसको हम किससे जोड़ते हैं, याद रखना, इसको हम हमेशा जोड़ते हैं एसी सप्लाई से, है ना, एक प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई को जोड़ते हैं। कह रहा है इसमें जो एनर्जी का लॉस होता है, जो ऊर्जा का क्षय करता है, वो किसके द्वारा होता है ना। तो ऊर्जा का लॉस जो करने वाला होता है सबसे बड़ा शत्रु, है ना, दुश्मन, वो कौन है, ऊर्जा का हानि कौन करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी ऊर्जा का हानि करता है वो कौन करता है, ऊर्जा की जो हानि होती है वो सिर्फ करता है हमारा इंडक्ट रेजिस्टेंस, है ना। तो यही सिर्फ है जो एनर्जी लॉस करता है, ओनली, है ना, एनर्जी लॉस ओनली यही करता है, क्या रेजिस्टेंस करता है सिर्फ। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आपके क्वेश्चन नंबर हम 18, ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे चैप्टर का क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन, है ना, यानी निर्मात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है वो किस इक्वेशन, किस समीकरण के द्वारा हमें मिलती है। ठीक, तो एकदम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर का, मैंने कहा था वैल्यू याद रखना, है ना। और मैंने आपको क्या करना, मेरा वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने दो वीडियो बनाए 1 वीक पहले, 2 पार्ट में बनाए थे, उन वीडियो को देख लेना जाकर, और मैंने जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन बताए थे उसे भी देख लेना। बाकी अभी हमने 1 वीक से हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, 10 दिन से हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे वीडियो को देख लेना लाइन टू लाइन। तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये होती है निर्वात में चार्ज मतलब स्पीड ऑफ लाइट, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पर डी है। आते क्वेश्चन पर हम 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं।
इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, सोल्यूशन बहुत बड़ा है, फिर भी बताऊंगा, इसको शॉर्टकट में रखना। कह रहे व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, ठीक, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू की वैल्यू, अपर्तांक की वैल्यू 1.5 है, ठीक, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है इसकी, और इसकी फोकल लेंथ एफ है, बोला इसकी जो फोकल लेंथ वो एफ है। अगर इसको अगर हम पानी में डाल दें तो अब फोकल लेंथ क्या होगा, यानी इस पूरे चीज को अगर हम, इस पूरे चीज को अगर हम पानी में डाल दें तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, है ना, तो याद रखना इसकी फोकल लेंथ हमेशा बढ़ जाती है, ठीक, याद रखना फोकल लेंथ हमेशा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ हमेशा बढ़ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ग्रेटर देन एफ, है ना, हमेशा बढ़ जाती है पानी में डालने पर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से, पानी में डालने पर हमेशा बढ़ जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन 20 इज टू सोर्स ऑफ वेव आर सेड टू बी कोहेरेंट, यानी तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं, है ना, तो यानी तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं, मतलब कोहेरेंट कहा जाते हैं कब, है ना। द वेवफ्रंट जनरेटेड बाय बोथ शुड बी ऑफ सेम शेप, दोनों का सेम शेप होना चाहिए। बोथ प्रोड्यूस वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। सी कहता है कि दोनों की वेव ऑफ सेम वेलोसिटी, यानी दोनों की दोनों तरंगों की वेग एक समान होनी चाहिए। या डी कहता है बोथ प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, मतलब दोनों समान तरंग दैर्घ्य की तरंगे होनी चाहिए। हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिसमें एक निरंतर कालांतर रहता है उत्पन्न करता हो। तो मैंने आपको कोहेरेंट सोर्स का कुछ एग्जाम्पल ही बताया था, है ना, कोहेरेंट सोर्स मैंने कभी लिखे देखना, या मैंने आपको जो 3 मार्क्स वाले पॉइंट क्वेश्चन बताए थे वहाँ पर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन वीडियो में कहा था कि कोहेरेंट सोर्स हम कब कहते हैं, जब उनका तरंग एम्पलीट्यूड सेम हो, है ना, मतलब कि उसका वेवलेंथ सेम हो, है ना, वेवलेंथ एक समान होना चाहिए, यानी तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए, और उनके बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब निरंतर कालांतर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के टेस्ट के मेरे इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 होगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट इज डबल्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन विड्थ ऑफ द फ्रिंज, फ्रिंज का विड्थ क्या होगा। कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम तरंग दैर्घ्य मतलब कि वेवलेंथ को डबल कर देंगे तो बताओ फ्रिंज की चौड़ाई में यानी फ्रिंज के विड्थ में क्या चेंज आएगा। तो फॉर्मूला पता होगा कि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, हमने पता है कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, ठीक। इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो देखो यानी ये बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे डायरेक्टली, यानी बोल सकते हैं कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है लैम्डा। तो मानो अगर हमने अगर हमने लैम्डा को डबल कर दिया तो बीटा भी क्या हो जाएगा, बीटा भी हो जाएगा डबल, क्योंकि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी अगर आपने वेवलेंथ को अगर आपने डबल कर दिया, यानी अगर आपने लैम्डा डैश अगर 2 लैम्डा हो गया तो आपका जो बीटा डैश भी होगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगा, मतलब कि डबल हो जाएगा, तो विल बी डबल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, हमें वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इट इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह इसमें से जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन कहता है बताओ आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या है, बताओ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या है। तो आइंस्टीन का मैंने कहा था फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन याद रखना, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है कि जो एनर्जी इंसिडेंट होगी, है ना, इसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना, एच क्या बोलते हैं, एच को बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। ये होता है हमारा वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक। तो वर्क फंक्शन में गिवन था हमें 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन थी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐड करने पर कितना आ जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि जो फोटोन की ऊर्जा है एच न्यू उसकी वैल्यू कितनी है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट, ठीक है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, फॉर्मूला बेस्ड। तो क्वेश्चन लिखो और लाइव कमेंट में लाइव चैट में कमेंट करना, और वीडियो स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद लास्ट में आप क्या करना, एंड में आके कमेंट में अपने बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। बात करते हैं क्वेश्चन में 23। कह रहा था एनर्जी ऑफ फोटोन, अभी बताया था एनर्जी ऑफ फोटोन क्या थी, जल्दी बताओ करेक्ट आंसर। ये बताया था एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, वो एच न्यू होती है, एच न्यू, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन की ऊर्जा होती है।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इसको इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार ना, कंपार्टमेंट में पूछा भी गया था। तो रिडबर्ग कांस्टेंट देखो, रिडबर्ग कांस्टेंट का जो यूनिट होता है ना, ये अपना यूनिट होता है यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, हम आज नोट करते हैं, इसका यूनिट होता है पर मीटर, ठीक, पर मीटर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगा, देखो मास नहीं है तो m0, लेंथ तो है लेकिन लेंथ में कितना पावर, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ की पावर -1, और टाइम नहीं है तो टाइम की पावर 0 है ना, ये होता है इसका डायमेंशन, ये हो गया इसका डायमेंशन। तो करेक्ट आंसर देखो, तो करेक्ट आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा आपको करेक्ट, ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सी श्रृंखला पराबैंगनी रेंज में होती है ना। तो याद रखना अल्ट्रावायलेट किस में होता है, अल्ट्रावायलेट में होता है हमारा लाइमन सीरीज, ठीक है, यानी पराबैंगनी में कौन होता है, पराबैंगनी में होता है हमेशा लाइमन, ठीक। अच्छा याद रखना बामर किस में होता है, बामर होता है विजिबल में, मतलब दृश्य किरणें है ना, विजिबल को बोलते हैं दृश्य किरणें, तो ये भी याद रखना, ठीक, ये आपसे पूछा जाता है। बाकी पास्चन और ब्रैकेट इसे बोलते हैं इंफ्रारेड, मतलब अवरक्त किरणों में, ठीक है, ये किसमें होता है, ये होता है इंफ्रारेड में। तो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते क्वेश्चन 26 है इफ ए रेडियो एक्टिव एटम एमिट गामा रेडिएशन, अगर एक रेडियो एक्टिव एटम अगर गामा रेडिएशन एमिट करता है तो बताओ उसके एटॉमिक नंबर में क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है ना, गामा अगर रेडिएशन होगा तो एटॉमिक नंबर में कुछ भी चेंज नहीं होता। मान लो अगर एक न्यूक्लियाई था, इसका एटॉमिक नंबर ए था और मास नंबर ए था, है ना, और इसमें एनर्जी ज़्यादा थी, तो जब ये गामा रेडिएशन एमिट कर देगा तो क्या बच जाएगा, अभी भी एक्स रहेगा, जेड रहेगा, ए रहेगा, मतलब कि देखो कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, मतलब जो जो परमाणु क्रमांक है वो सेम रहता है, बदलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है, ओनली अल्फा पार्टिकल, है ना, ओनली अल्फा पार्टिकल, बाकी किसी को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक्सरे को नहीं करेगा क्योंकि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नहीं होता। डी ऑप्शन है गामा रे, गामा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो विक्षेपित नहीं होगी। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो इफेक्ट करेगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 द डिप्लीशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ, है ना, कह रहा है कि हम जब पीएन जंक्शन बनाते हैं ऐसे, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइस अर्धचालक, है ना, क्या हम जब पीएन जंक्शन बनाते हैं, इधर होता है पी साइड, इधर होता है एन साइड, ठीक, और बीच में क्या होते हैं, बीच में होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव आयंस, देखिए याद रखना ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, ठीक, याद रखना आयन है, इलेक्ट्रॉन नहीं आयन है, ठीक, और ये क्या होता है, ये है ना, तो ना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना ही होल है, ये क्या है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक, ना ही इलेक्ट्रॉन ना ही होल, इस लेयर को लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, मतलब हवाशी प्रस्थ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल्स होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर बात करते हैं क्वेश्चन 29 क्या अर्धचालकों की, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक, तो देखना कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है, तो उसने पूछा उसकी चालकता, है ना, तो चालकता क्या होगी, चालकता उसकी हमेशा बढ़ जाती है, ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी चालकता तापमान के साथ बढ़ती चली जाती है, यानी क्वेश्चन 29 था ना, क्वेश्चन 29 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओनली फॉर द सेमी कंडक्टर्स, यानी अर्धचालक के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 29 थोड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो मैंने आपको बता दिया, और बाकी फिजिक्स के लिए पढ़ सकते हो, बाकी मैंने कहा PYQ देख लेना, और मैंने लास्ट अभी से 10 दिन पहले मैंने जितने वीडियो बनाए हैं 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, या जो मैंने आपको MCQ कराए, सबको अच्छी तरह से देख लो और सारे टेस्ट अच्छे से देना समझ के, है ना, बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बाकी हमारा आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम भी है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे तो आपने सब्सक्राइब किया भी होगा, और यूट्यूब को थोड़ा शेयर कर लो, है ना, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप इसका लिंक जाकर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक, छोटे छोटे भाई बहन तक, ताकि इनको भी एग्जाम को लेकर कोई दिक्कत ना हो। बाकी झारखंड एजुकेशन चैनल है, अपना चैनल है, जितना कुछ होता है हम आपको जितना हेल्प हो सके हम कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्प कर सके।